नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी गर्म हो रही है और जो विपक्षी दल हैं उनके अलग-अलग दांव पेच इस समय हैं और अपने आप को वो कैसे रेलेवेंट रखेंगे, अपने आप को जीत की ओर वो कैसे अग्रसर करेंगे, ये सारे पैंतरे अब पॉलिटिकल पार्टीज करने लगी हैं। और आज इसी के उसमें आज बात करनी है कि अखिलेश यादव इस समय क्या कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ गई है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने प्रयागराज के 2 दिवसीय दौरे पर, जहां वे अपने पिता मुलायम सिंह यादव के करीबी नेताओं से मिले और आशीर्वाद लिया, इसके अलावा 14 साल के बाद फिर एक बार अखिलेश प्रयागराज में रात गुजारकर सत्ता में लौटने के की ठोस आधारशिला रखते हुए नजर आए। 2012 में अगर आपको याद हो तो विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव प्रयागराज में रात में रुके थे। उसके बाद प्रदेश में सपा की सरकार बन गई थी। अब एक बार फिर अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे, जहां 14 साल बाद सिर्फ रात ही नहीं गुजारी बल्कि सियासी एजेंडा भी सेट करते हुए नजर आए। प्रयागराज के दौरे पर अखिलेश यादव ने लायम सिंह यादव के पुराने और नजदीकी सहयोगी मुलायम सिंह यादव के पुराने और नजदीकी सहयोगी रहे रेवती रमन सिंह से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। रेवती रमन सिंह से ही नहीं बल्कि मुलायम सिंह के करीबी नेताओं से मिलकर अखिलेश यादव ने सियासी संदेश दिया। मुलायम के करीबियों में से अखिलेश की मुलाकात किस तरह हुई, इलाहाबाद की सियासत के दिग्गज नेता और मुलायम सिंह के करीबी रेवती रमन का तो मैंने आपको बताया ही, और उनके जो बेटे हैं उज्जवल रमन सिंह, वो इलाहाबाद के सांसद हैं, तो उन्होंने उनकी मदद की। वो दोनों नेता मिले। सपा के से लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। रेवती रमन और उज्जवल रमन सिंह से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने सपा विधायक विजयम यादव से उनके घर मिलने पहुंचे। फिर महानगर अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद के घर जाकर उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के वो घर जाते हुए दिखे। अब 2027 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की पुरानी नेताओं से मुलाकात आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अहम मानी जा रही है। वो अपने पिता मुलायम सिंह यादव के करीबी व नेताओं से मुलाकात कर उन्होंने उनसे आशीर्वाद तो लिया, बल्कि समाजवादी पार्टी और कैसे मजबूत हो इस पर भी उन्होंने गहन चर्चा की। तो क्या अखिलेश वाकई में इन सारे पुराने नेताओं को लेकर जीत का रास्ता साफ कर सकते हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुमन गुप्ता जी हैं इस समय, उत्तर प्रदेश की जानी मानी पत्रकार। आपका स्वागत है। और अभी थोड़ी देर में आ गए हैं सर्वेश त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आपका भी स्वागत है। और मैं सर्वेश से शुरू करती हूँ कि सर्वेश, मुलायम सिंह के जो पुराने साथी हैं उनसे मिलने का पूरा कार्यक्रम अखिलेश यादव ने रखा। इलाहाबाद में उन्होंने रात भी बिताई, सारे अपने पुराने साथियों से मिलकर उन्होंने बातचीत की। आखिर इन सारे मीटिंग्स के संकेत क्या थे? क्या अब वो पुराने लोग जो उनके पिताजी के सपोर्टर्स थे, क्या उनको बोला जा रहा है कि अब आप आइए और पार्टी को जिताने का जो पूरा जिम्मा है उनको सौंपा जा रहा है? सबको प्रणाम, यहाँ पे जनता को प्रणाम। नहीं, ऐसा नहीं है कि इनको कभी दूर किया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने। ये हमेशा से जुड़े हुए हैं और आदरणीय रेवती रमन जी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हमेशा से तरीका ये होता है कि हमारे आप पार्टी कार्यालय आइए। वो हमेशा उसको बुजुर्ग और आपको यूथ दोनों का आपको समागम वहाँ साथ दिखेगा। आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी हुए या फिर हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं आदरणीय माननीय श्री माता प्रसाद पांडे जी, ये सब उसी समय के हैं, ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं और इसमें कुछ नया नहीं है। इलाहाबाद में रुकने का कारण ये भी था, और आपने देखा होगा एक तस्वीर भी वायरल हो रही है कि उनके लिटरली चरणों में बैठे हुए हैं। तो बुजुर्गों का सम्मान हमारी संस्कृति है, उसको वो हमारी विरासत है, हम उसका पूरा ध्यान रखते हैं। रही बात रुकने का कारण ये भी था कि इलाहाबाद विजन इंडिया की मीटिंग होनी थी। विजन इंडिया से जो शिक्षा का हास कर रही है भाजपा, उसको लेके एक मीटिंग होनी थी। पेपर लीक, नीट और शिक्षा में और क्या काम किए जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर क्या किया जाए उसमें, क्योंकि इलाहाबाद एजुकेशन का हब रहा है, धीरे धीरे स्ट्रक्चरली खराब किया गया उसको। अदरवाइज इलाहाबाद आज भी शिक्षा का केंद्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और आपको लीगल ल्यूमिनरीज हो या लिटरेचर हो, किसी भी चीज में इलाहाबाद हमेशा अग्रणी रहा है। तो इलाहाबाद में वो रुके थे। इलाहाबाद समाजवादी पार्टी का केंद्र बिंदु रहा है और है, आज भी है। तो वो भी कारण था, और वो दो सारे कार्यकर्ताओं से मिलना उस क्षेत्र के उनका काम था और वो उन्होंने किया। तो उसमें कुछ नया नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के लिए ये उनकी उनकी शैली है, ये उनकी कार्यशैली है।
सुमन जी के पास आती हूँ कि सुमन जी, इसको बहुत नए तरीके से देखा जा रहा है कि जो मुलायम सिंह यादव के जो पुराने सपोर्टर्स थे, उनके साथी लोग थे, ठीक है, सर्वेश कह रहे हैं कि वो कभी दूर नहीं हुए थे, लेकिन अब उनके घर जाकर आज अखिलेश यादव ने क्या संदेश देने की कोशिश की है? जी नीलू जी, ऐसा है कि उनके घर जाकर के संदेश देने की ये कोशिश की है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ जो लोग थे वो अपने को उपेक्षित ना समझें। हम सभी, मतलब मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि पिछले दिनों ऐसा महसूस किया जा रहा था कि रेवती रमन सिंह जो है अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। ये सवाल पार्टी का नहीं है, सवाल है चूंकि जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो उस दौरान चूंकि अखिलेश जी के सभी लोग सीनियर ही थे उनके साथ जो कैबिनेट में थे, तो निश्चित रूप से चूंकि अखिलेश जी का एक जो शिष्टाचार होता है वो अपने बड़े लोगों का पैर छूना और आशीर्वाद लेना, एक उनमें ये रहा है। तो अब इसमें ये कभी कभी तो ये भी होता था कि भाई ये कैबिनेट में कैसे क्या होगा जब अखिलेश जी सभी का पैर ही छुएंगे। तो ये भी एक इस तरीके की बात थी, तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखे। लेकिन होता क्या है कि पिछले दिनों जब ये पार्टी का बीच में डिवीजन हो गया और शिवपाल जी और अखिलेश जी अलग अलग में चले गए, और नेताजी तो दोनों में कभी इधर जाते थे कभी उधर जाते थे, दोनों को मतलब एक साथ अपना साधते रहे। तो ऐसी स्थिति में ऐसा रहा कि लोगों को ये लगा कि अखिलेश जी के साथ अब कोई, जैसे मुलायम सिंह जी के साथ जो है बहुत सारे जातियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे। एक तरफ बेनी प्रसाद वर्मा होते थे, दूसरी तरफ जनेश्वर मिश्रा होते थे, आजम खां होते थे। तो इस तरीके के मतलब विभिन्न जातियों धर्मों के और बड़े ही दिग्गज नेता हुआ करते थे, जो अखिलेश जी के समय ऐसा नहीं लगा कि इनके जो मतलब गोल में जो है कि कोई इस तरीके के दिग्गज नेता हैं, तो लेकिन वो बात जो उनमें थी कि जहां लोग बराबरी के स्तर पर बातें कहते थे और बराबरी के स्तर पे उसको, मुलायम सिंह जी में एक बात बहुत अच्छी थी कि वो सुनते सबके थे और सबको जानने का मतलब सबके सुनते थे, सब कुछ जानते हुए भी सबके सुनते थे कि कोई भी आदमी भले ही उस बात को जानता हो, लेकिन उसके बावजूद उनको ऐसा अपने को बताते थे कि जैसे मुझे कोई जानकारी नहीं है, और उसके बाद वो निर्णय करते थे और उस पर अमल भी करते थे। ऐसा मैंने महसूस किया, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो मैंने जिसमें एक पत्रकार के रूप में मैंने जो विभिन्न नेताओं के साथ जो देखने का मौका मिला विभिन्न अवसरों पे, उससे मैंने ये महसूस किया। तो चूंकि कई बार ऐसा होता था कि जब पिछले चुनाव में 2017 के में तो आई और 2022 का जो चुनाव हुआ, तो उसमें ऐसा लगा कि जो वरिष्ठ लोग हैं वो कहीं बिछड़ गए हैं, ऐसा लगने लगा। लेकिन 2024 के चुनाव के समय उन्होंने फिर से जो है जिलों जिलों में जा करके ये परंपरा शुरू की थी, और 2027 में अभी जो चुनाव आया आ रहा है, तो 2027 के चुनाव के समझिए, इसे मान लेना चाहिए कि एक तरीके से ये चुनाव की तैयारी है, जिसमें वो किसी को भी कुछ कहने का मौका नहीं देना चाहते हैं कि कोई अपने को उपेक्षित महसूस करे, और खासकर जो मुलायम सिंह जी के साथ रहे हों, क्योंकि वो जो अलग अलग जाति धर्मों के नेता थे उससे एक बहुआयामी सूचनाएं मिलती थी और विभिन्न लोगों को जानने का मौका मिलता था, उनके सुझाव पर भी वो ध्यान देते थे। तो शायद ये कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप, मेरा ख्याल है किसी न किसी रूप में ये होता रहा, जिसकी वजह से उनको फिर ये अभियान शुरू करना पड़ रहा है चुनाव के पहले। जी नहीं, लेकिन मैं सर्वेश के पास वापस आती हूँ कि सर्वेश, आज संदेश एक्चुअली क्या देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर इस पॉलिटिकल मूव में और जो 14 साल बाद प्रयागराज में उन्होंने जो समय बिताया, क्या वो 2012 का एक तरीके से रिविजिट है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तो उस समय भी वो प्रयागराज में वो रात गुजारे थे। तो ये प्रयागराज और जो अखिलेश यादव का जो एसोसिएशन है और वो भी रात में रुकने का, ये क्या है? थोड़ा-सा समझाएँगे? क्या ये कोई एक नया टर्निंग पॉइंट हो सकता है जैसे 2012 में हुआ था? जी। देखिए, राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो इलाहाबाद स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ा शहर है, और वहाँ से विधानसभा के अगर आप देखें तो बहुत सारी बड़ी-बड़ी विधानसभाएँ वहाँ से जो है उनमें दखल पड़ती है, और रेवती रमन जी का कद इतना बड़ा है कि आप उनकी दखल आस-पास की सारी विधानसभाओं में। तो अनुभव का फ़ायदा लेना, अनुभव से सीखना,
और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, उनकी उनकी सलाह लेना, ये राजनीतिक तरह से भी देखा जाए तो अच्छा है और वैसे भी हमारे संस्कारों नहीं, के लिए भी अच्छा है। राजनीतिक तो ठीक है, लेकिन लोग ये भी डिस्कस करते हैं जो समाजवादी पार्टी के सर्कल्स में है क्लोज, की इलाहाबाद को वो लकी चार्म अपना मानते हैं। एक लकी क्या कहा जाए, मुझे हिंदी का वो शब्द याद नहीं आ रहा है, लेकिन लकी चार्म है क्या अखिलेश के लिए इलाहाबाद? जी सर्वेश। आ, होना भी चाहिए। इलाहाबाद बहुत ही पौराणिक शहर है। प्रयागराज बहुत पौराणिक शहर है और ऐतिहासिक शहर है, और एकदम अगर वो ऐसा है तो वो भी अच्छी चीज है। मेरा नानी घर है तो मेरे लिए तो है ही है लकी चार्म, लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए भी है तो इफ इट वर्क्स इट इज गुड, अच्छी बात है। और इलाहाबाद, मैंने कहा कि आप रेवती रमन जी का कद बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है उनका। उनके जो पुत्र हैं और जो उनका पूरा कुनबा है, पूरा परिवार, उनका परिवार तो पूरा इलाहाबाद शहर ही, प्रयागराज शहर उनका परिवार है। लेकिन आप जब भी, मुझे भी एक दो बार मिलने का अवसर मिला है, तो उनसे हमेशा आप दो चीजें नई सीखते हैं और अच्छी सीखते हैं। तो ये वहाँ बहुत अच्छा, बहुत फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन भी था। इंडिया विजन भी अगर आप देखेंगे तो वो भी कॉन्वर्सेशन बहुत फ्रूटफुल था, बहुत प्रोडक्टिव था शिक्षा के उस लेकिन पे। जो समाजवादी पार्टी के जो क्लोजर सर्कल में जो लोग हैं और जो प्रेस से बात करते हैं, उन्होंने तो यही कहा है कि अखिलेश का जो ये प्रयागराज दौरा है ये पूरी तरह से राजनीतिक है, रणनीतिक है, और पार्टी जिस तरीके से अपने पीडीए के फुटप्रिंट को बढ़ाने में लगी हुई है और पीडीए फॉर्मूले पर जब काम कर रही है, तो क्या इलाहाबाद से उसको एक नई ऊर्जा सर्वेश मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा कि बहुत ही जो है आसपास के, आप इलाहाबाद से सटा हुआ प्रतापगढ़ देख लीजिए, और दोनों दोनों साइड में जो ऐसी सीटें हैं जो बहुत स्ट्रेटेजिक हैं, वहां से शुरुआत करना, वहां पे जाना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत अच्छा संदेश देता है। वहां के कार्यकर्ता, निश्चित आप जिस क्षेत्र में जाते हैं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति स्वयं है, और उनसे वो जब कार्यकर्ताओं से मिल लेते हो तो उनमें नई ऊर्जा का संचार होता है। तो निश्चित तौर पे 2027 के लिए जो ये लाइन जो आ रही थी कमर कसी हुई है, बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जाना निश्चित तौर पे बहुत ही ऊर्जा का संचार करेगा कार्यकर्ताओं में, और इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा। लेकिन 2012 में मैं सुमन जी के पास आती हूँ कि 2012 में परिस्थितियां अलग थी। केंद्र सरकार में यूपीए थी, बीजेपी के पास जैसी इलेक्टोरल मशीनरी है और सारा प्रशासन उनके हाथ में है, सारे फोर्सेस उनके हाथ में है, तो उस समय माहौल कुछ और था। अखिलेश के लिए क्या चुनौतियां आपको सुमन जी लगता है कि होंगी इस 2027 के चुनाव के लिए? बिकॉज 2027 के चुनाव के पहले हमने ये भी देखा कि बंगाल में क्या हुआ है, कितने राज्यों में चुनाव को किस तरीके से लूटा गया है, ये सबके सामने है। तो अखिलेश के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां हैं 2027 में? जी जी, अखिलेश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और 2012 की स्थितियां अलग थी, एकदम से अलग थी, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में 1989 के बाद जो है कांग्रेस कहीं थी नहीं, उसको बहुत ही कमजोर थी। और भारतीय जनता पार्टी 1991 में बहुमत में थी, उसके बाद में डिमोलिशन के बाद वो चली गई थी, बर्खास्त हो गई थी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उसके बाद बहुमत नहीं पाई थी, और यहाँ तक कि वो तीसरे पायदान पर वो 50 सीटों तक जो है सिमट जा रही थी। वो 2002 के बाद तो वो 50 सीटों पे जो है इस तरीके से सिमट जा रही थी कि नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन्हीं के बीच में तय होती थी उत्तर प्रदेश की राजनीति। तो इसका एक बड़ा परिणाम था कि जब 2012 में सत्ता में आए अखिलेश यादव, उस समय मायावती की सत्ता थी, और मायावती जो है बहुजन समाज पार्टी की जो है 2007 में, ये पहला अवसर था कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पे बहुमत से आई थी, और उसी प्रकार 2012 में जब समाजवादी पार्टी आई तो वो भी अपने बलबूते बहुमत से आई। तो 2012 के पहले अखिलेश यादव ने पूरे, उस समय तो उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी भी थे, उसके पहले जो मुख्यमंत्री वही थे, पहली बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने। और इसके उस दौरान वो उनके पिताजी ने इनको ये पूरा जो एक रथ लेकर के पूरे प्रदेश भर में इन्होंने दौरा किया और युवाओं को जोड़ा, खासकर युवाओं को जोड़ा। और युवाओं को जोड़ने के साथ ही दो तीन जो उस समय मुलायम सिंह जी के जो सरकार में दो तीन जो महत्वपूर्ण काम थे, जैसे कि एक तो था महिला कन्याधन का काम था, एक जो है बेरोजगारी भत्ता था, और इस तरीके के जो खासकर युवाओं को आकर्षित करने वाले और ये जो थे, वो सारी चीजें थी, जिसका प्रभाव भी 2012 में वो दिखा कि लोगों ने भरोसा किया कि ये पार्टी है
जो कहती है वो पूरा करती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। उस समय परिस्थितियां एकदम से अलग थी। उन परिस्थितियों को आज हम 2027 के चुनाव से के नहीं जोड़ सकते। वो मतलब एक मतलब एकदम से अलग है। इस समय है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 से जो है प्रदेश में सत्तारूढ़ है, और सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि सेंटर में भी उसकी जो है सरकार है। तो दोनों जगह सरकार है और इलेक्शन का पूरा माहौल बदल चुका है। पहले इलेक्शन ऐसे नहीं होता था जिस तरीके से अब हो रहा है। खासकर 2024 के बाद जो चुनाव हुए हैं विधानसभाओं के, उनके रिजल्ट और उनके चुनाव के दौरान जिस तरीके से विपक्ष और सत्तारूढ़ दल की स्थिति रही है, उससे समझा जा सकता है कि इलेक्शन का पैटर्न किस तरीके से बदल गया है और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसे तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये जो 2027 का चुनाव है, क्योंकि राज्य में प्रमुख विपक्षी दल जो है समाजवादी पार्टी, तो पहले और दूसरे नंबर की जो भी लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में आज की तारीख में। क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी है उसका वोट शेयर बहुत नीचे जा चुका है, और जो आपकी सीट भी एकमात्र सीट है, और वो सीट भी संभवतः जो है वो जो विधायक है वो उनके अपने ताकत की सीट है। तो ऐसे स्थिति में जो डिसाइसिव फैक्टर है, तो डिसाइसिव फैक्टर में जो त्रिकोण उत्तर प्रदेश का था वो बदल लेकिन करके जो दो जो पार्टियों में पीडीए बदल की गया है। जो पीडीए की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, क्या वो राजनीति कारगर साबित होगी? और जिस तरीके से वो पीडीए की राजनीति के फुटप्रिंट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनको पॉलिटिकल डिविडेंड उसका मिलता हुआ आपको नजर आता है? ये पीडीए की राजनीति से निश्चित रूप से वो फायदा वो मिलेगा, पॉलिटिक्स में वो फायदा मिलेगा। अभी पीडीए की ही बात करें तो अभी पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी की विधायक थी, वो बागी होकर के भारतीय जनता पार्टी में गई। अब इस समय उनको जो है भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। तो ये यही इलाहाबाद के पास की सीट थी जो अतीक अहमद के, और वो उस सिलसिले में जो उनसे वो हरा करके वो जीती थी, उनके भाई को हरा करके। तो ये इस तरीके से, तो ये भी एक एक पीडीए, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो लोग गए और दूसरे पीडीए के दूसरे पार्टियों में जो एक पीडीए का एक दूसरा स्वरूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर वो मजबूरी तो भारतीय जनता पार्टी की भी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्र में और उत्तर प्रदेश में शासन में है तो वो ओबीसी और दलितों के भरोसे है, ये सिर्फ सवर्णों के भरोसे ये शासन में दोनों जगहों पे ये सरकार नहीं बनी हुई है। तो चूंकि यहाँ पे जो पीडीए की बात है कि देखिए सवर्ण जहां तक सवाल है कि उसके नंबर्स भी वोटर्स तो वो कम होते हैं, और ज्यादातर वोटर्स भी वो ज्यादातर बाहर रहते हैं क्योंकि वो नौकरी में ज्यादा होते हैं, घर उसमें कम होते हैं। और जबकि पीडीए की जो संख्या, जिसे पीडीए कहते हैं, ओबीसी और दलित की संख्या काफी अधिक है। तो अब पिछला जो 2024 का चुनाव था उसमें निश्चित रूप से जिस तरीके से इन्होंने पीडीए को टिकट बांटे, जिसे पीडीए कहते हैं, उनके जो टिकट वितरण किया, उस टिकट वितरण का भी एक बहुत बड़ा परिणाम रहा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में कभी 80 सीटें जीती थी, जो 67 सीटें जीती थी, वो जाकर के पहले नंबर पर जो है समाजवादी पार्टी हो गई। और अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को देखा जाए तो दोनों ने मिल करके एक अच्छा किया। तो उसका ये प्रभाव है कि वो चाहते हैं कि इस जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स को वो पीडीए के जरिए बदल सकें। इसलिए उन सारी जातियों को आप देखिएगा कि अभी उन्होंने कोई भी ऐसा वो नहीं होता है कि किसी भी महापुरुष वो किसी भी दूसरे जो ओबीसी दलित अति पिछड़ा के हों, उनके सबकी जयंतियां आप जो है समाजवादी पार्टी के मनाई जाने लगती हैं, और उनके लोगों को बुला करके बाकायदा उनको जो है आश्वासन भी दिया जाता है कि जो हमारी सरकार बनेगी तो आपके फला महापुरुष को हम रिवर फ्रंट पे जो है उनकी मूर्ति लगाएंगे। तो मतलब लोगों को एक तरीके से अपने साथ जोड़ने का ये माध्यम उन्होंने बनाया है, और ये इसी पे काम कर रहे हैं। 2024 के बाद से इसी पर समाजवादी पार्टी के नेता जो है काम कर रहे हैं। जी चलिए, तो देखेंगे अखिलेश यादव क्या कुछ
कर सकते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल जिस नोट पर उन्होंने स्टार्ट किया है कि मुलायम सिंह के जो पुराने करीबी लोग हैं उनसे अपने संपर्क को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वेट देने की कोशिश कर रहे हैं और उनको सेंटर में लाकर वो ये साबित कर रहे हैं कि हम पुराने लोगों के साथ हम उसी राजनीति को जिंदा करेंगे, उसी सपने को दिखाएंगे जो 2012 में अखिलेश यादव ने करने की कोशिश की थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।